नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और लेकर के आई हूँ आपके लिए कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। कुंवारी गुंजा के सपने देखने वाला चंदन कुछ और था। ब्याह तय हो जाने के बाद गुंजा के बलिहार आ जाने तक वह कुछ और हो गया था। गुंजा का ब्याह ओमकार के साथ तय होते ही मन की सारी करुणा और आंसू एक साथ ही चंदन पी गया। भीतर से आग सुलगती थी, ऊपर से चंदन पानी के छींटे मार मार कर उसे दबाता जाता था। किंतु उस आग को दबाने के प्रयास में उठने वाला धुआं देह की रग रग में भरता गया। चंदन भीतर भीतर ही झुलसने लगा। भरे हुए मुंह की हिरन सी हरदम मुस्कुराती हुई आंखों के नीचे कालापन छाने लगा। शेर की तरह तनी हुई छाती भीतर को दब गई। चंदन अपराधी की तरह नीची नजर किए हुए प्रायः झुककर चलने लगा। आरंभ में देह मन दोनों पर प्रतिक्रिया हुई थी। उसने चंदन के मन में एक नशा भर दिया था। सब कुछ भूलकर अपने को ऊपर से पत्थर बना वह भाई के ब्याह में जुट गया था। और अब सारी पीड़ा, सारा दुख, घोर मानसिक असंतुलन के बावजूद गरल पिए हुए शंकर की तरह चंदन अपने को नए सिरे नए ढंग से तैयार करने लगा। पैर का घाव अच्छा हो जाने पर अगम अथाह सागर सा चंदन पहली बार अब गुंजा के सामने पड़ा तो बड़ी मजबूती से कसा हुआ धीरज का बंधन एकाएक ही तोड़ गया था। गुंजा की आरत आंखों ने चंदन को दागना आरंभ कर दिया। गुंजा ने चंदन को अपराधी ठहरा दिया। जो कुछ हुआ था सबका जिम्मेदार। चंदन ने बिना किसी विरोध के अपने को दोषी मान लिया और तब से वह भीतर बाहर और भी छटपटाने लगा। लू के थपेड़ों से गाज की तरह सूखने लगा। भीतर भीतर ही घुटने लगा। आषाढ़ लग गया था। लोग भदई बोने की तैयारी करने लगे। बैसाख जेठ की तपन के बाद प्रतीक्षित आषाढ़ की बूंदें चंदन के तृप्त मन को तनिक भी ठंडक न पहुंचा सकी। उसने जबरदस्ती अपने को खेती के कामों में लगाया। बुवाई के दिनों खाने पीने में ऐसे ही देर सबेर होती है। चंदन और भी लापरवाह हो गया। उसकी लापरवाही पर ओमकार झुझलाता, डांटता, किंतु चंदन भाई की हर बात बिना किसी उत्तर या सफाई के सिर माथे पर ओढ़ लेता। भदई तो किसी तरह बो दी गई, किंतु इन 2-3 महीनों में चंदन के बदले हुए स्वभाव से ओमकार चिंतित हो उठा। चंदन ने घर में आना जाना कम कर दिया था। पहले भाई के साथ ही दोनों जून खाने की ऐसी आदत थी कि समय पर यदि चंदन खंड में न रहता तो ओमकार प्रतीक्षा करता। ओमकार न रहता तो चंदन रुक जाता। ये समझौता अजीब सी कड़ियों में गुथा हुआ था, पर अब इसकी एक एक कड़ी अनायास ही टूट जाती थी। चंदन प्रायः भोजन के समय खंड में न रहता। ओमकार अकेले खा आता। दिन में दोपहर की बेला ढल जाती। गुंजा चंदन की प्रतीक्षा में बिना खाए पिए बैठी रहती। ओमकार ने गुंजा को कई बार टोका था, किंतु गुंजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देर सबेर जब चंदन के मन में आता, घर चला आता। गुंजा चुपचाप परोस देती। चंदन बिना कुछ बोले खाकर पश्चिम की बारी निकल जाता। गुंजा, ओमकार, चंदन तीनों के तीनों एक ही मार से पस्त होकर जैसे बहरा हो गए थे। घर की खुशी एक अजीब सी खामोशी धारण करती जा रही थी। ब्याह के 2-3 महीनों में ही ओमकार घर की इस बदलती परिस्थिति से गहरी चिंता में डूबने लगा था। अपना दोष अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी उसने सोचा था कि समय के साथ गुंजा और चंदन का मन घर के कामकाज में लग जाएगा। पीछे का सब कुछ भूल बिसर जाएगा। गुंजा से उसे संतोष हो चला था, किंतु चंदन था जो बुझती आग में रह रहकर जैसे घी डाल देता था। गुंजा बुझ बुझ कर सुलग जाती थी, उड़ने वाले रंगों से बने चित्र की भांति। गुंजा का खींचता हुआ चेहरा और चंदन के अबोध उतरे निर्दोष मुंह का भाव देख ओमकार भीतर ही भीतर मत कर रह जाता। परिवार के भविष्य की बात सोच सोचकर मन ही मन कांप जाता। गांव के पश्चिम आम के बड़े बगीचे में 5-7 नेटुओं के घर थे। उन्हीं में एक नेटुओं की बेटी थी बाला। गोरा रंग, भूरे बाल, देह पर थप थप सफेद साड़ी। गुंजा को गोदना गोदने गई थी। चंदन आंगन में बैठकर दाना चबा रहा था। बाला आंगन में चली आई। सिर पर की छोटी सी दौरी उतार कर चंदन से थोड़ी दूर बैठकर उसने पुकारा, बहुरिया। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। कौन है रे? बाला हंसने लगी। गांव के आदमी को भी नहीं चिन्हते? बाहर भी जब सिर नवा के चलते हो तो चिन्होगे कैसे?
चंदन बाला के मुंह की ओर भटर भटर ताकता रह गया। तभी रामू भीतर से आंगन में आया। चंदन ने उससे कहा कि जा भीतर से मौसी को बुला ला, कोई आया है। और तुम क्या कहते हो? बाला ने उसी भाव से पूछा। क्या कहती है? कभी सुनना चाहोगे तो सब बता दूंगी। तब तक भीतर से गुंजा निकल आई। उसे देखते ही बोली, अरे बहुरिया, ये तुम्हारे देवर हैं, एकदम भोले बाबा, गांव के लोगों को भी नहीं छीनते। तुम्हारी बड़ी बहन को भी हमने ही गोदना गोदा था। छोटी बहन के लिए कहाँ मर गई थी, न जाने कितनी बार कहला के भेजा। हमारे घर किसी ने भी नहीं कहा, हम तो दौड़ के आते। कई बार तो इन्हीं से कहा। इनकी बात छोड़ो बहुरिया, ये क्या किसी को खोजेंगे? इनकी राह में अगर रुपए की थैली रख दो तो 20 पग पहले से ही आंख मूंद कर चलेंगे। आंख खुलेगी तब जब थैली पीछे छूट जाएगी या कोई दूसरा उठा लेगा। बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ बैठो, गुदना गोद दो। और बाला दौरी में से सुई और बाह पर लगाने वाला मसाला निकालने लगी। 1 कटोरी पानी, 1.25 रुपया और 1.25 सेर आखत लेती आओ। बाला ने कहा। घर ही उठा के न देते, ऐसे क्यों नहीं कहती? चंदन बोला। चलो चलो, तुम क्या दोगे? तुम्हारा जब घर होगा तो कहना, अभी भौजाई के हाथ की रोटी खाओ। फिर फौरन ही बात बदल कर बोली, कौन ढेर मांग लिया? 7 सुहाली की भौजाई, 1.25 रुपये मांगा तो बिगड़ गए। बहुरिया की कुदाई 5 रुपए होते हैं, तुमसे भी लूंगी। चल चल, पहले गुदना गोद, तब रुपए पैसे की बात करना। गुंजा बाला के सामने बैठकर बाह फैलाती हुई बोली। बाला ने गुंजा की कलाई पकड़ी और एक बार चंदन की ओर ताक के बोली, तो कहो क्या गोंदू? फूल पत्ती बना दो या मलिकार का नाम लिखवाओगी? आजकल तो घर घर में नाम लिखाने का चलन बढ़ रहा है। मन हो तो देवर से बाह पर नाम लिखवा दो, तो उसी पर गोंद दो। नहीं नहीं, हमें नाम फाम नहीं लिखवाना, एक छोटा सा फूल काट के सगुन कर दो बस। तो जाओ कहो देवर से कि थोड़ी देर को बाह थाम ले। बाला ने कहा तो गुंजा ने चंदन की ओर ताका। नहीं नहीं, ये सब मुझसे ना होगा, तुम लोग आपस में कर लो। चलो चलो, बाला बोली। अब कोई हरज नहीं है, इसी स्वभाव से तो यह गति हुई। इतना लचगोकर बनोगे तो दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा। मुंह में कोई कौर नहीं डालता, सब स्वार्थ के मीत होते हैं। और बाला उठकर चंदन की बाह पकड़ गुंजा के पास खींच लाई। चंदन ताकता ही रह गया। बाला का तनिक भी विरोध किए बिना वह चुपचाप गुंजा के पास जहां बाला ने बिठाया बैठ गया। लो, कस के हाथ पकड़े रहना, नहीं तो सुई इधर उधर गड़ जाएगी तो बाद में बड़ा दर्द होगा। चंदन ने गुंजा की बाह पकड़ ली। बाला टप टप सुई से गोदने लगी। पीड़ा बढ़ी तो गुंजा ने मुंह फेर लिया। कलाई और कोहनी के बीच गुंजा की गोरी नरम बाह पर खून की बूंदें उभरने लगी। गुदना गुद गया तो गुंजा ने भीतर से एक डलिया भरकर अनाज ला बाला की दौरी में डाल दिया। यह तो हुआ आखत, और बाकी? बाला बोली। ले बाकी। चंदन ने जेब से 1.25 रुपये निकालकर बाला के हाथ पर रख दिया। बाला चंदन का मुंह ताकने लगी। खुशी से दिया है कि मन मार के? बाला बोली। चाहे जैसे दिया, तूने मांगा, तेरी बात रख दी। अब जल्दी से दौरी उठाओ, नाश्ता नाप। सिर पर दौरी रखती हुई बाला ने चंदन को कुछ अजीब ढंग से देखा। चलने को मुड़ी तो चंदन बोला, गोदती है गोदना, लेकिन साड़ी पहने हैं बहुला की पांख जैसी। और चलते चलते बाला बोली, एक खरीद के पहना देते तो बात की शोभा बढ़ती। और वह बाहर निकल गई। बाला बाहर तो निकल गई, लेकिन चंदन के गले में जैसे कमंद का एक छोर लपेट गई। बीन के स्वर पर मोहन वाले सर्प के कान में सम्मोहन का मधुर राग भर गई। मानसिक तनाव में जकड़े मन को कुछ ढील मिली। चंदन सुगबुगाया, ऊपर मुंह कर बयार में दूर से तैर कर आने वाली किसी फूल की प्यारी गंध सूखने का प्रयत्न करने लगा। और तब से चंदन पश्चिम की बारी में अक्सर चक्कर लगाने लगा। जब भी वह इधर आता, बाला किसी न किसी बहाने उससे मिल ही जाती। राह चलती भी तो 2-4 बातें बोल देती। पहली बार गांव के लड़कों में उसने चंदन से बोलना शुरू किया। सावन बीत रहा था। इस साल बाढ़ नहीं आई तो गांव के लोगों में अपार खुशी भरी हुई थी। जनेरा जुनहरी के खेत सरेह में लहलहा रहे थे। पश्चिम की बारी के ठीक उत्तर बगीचे के कोने पर चंदन के कई खेत थे। इनमें जुनहरी जनेरा दोनों खूब लगते थे। घर के जानवर हरियरी में अघा जाते। 2-3 दिन से वर्षा थम गई थी।
माल गोरुओं के लिए खेतों से हरियरी काटना आसान हो गया था। लोग अपने अपने खेतों से हंसुआ लेकर जुटे थे। दोपहर के बाद लगभग 2 घड़ी बेला ढल चुकी थी। पश्चिम की बारी वाली किसी खेत से हरियरी का एक बड़ा बोझ सिर पर लिए हुए चंदन घर की ओर आ रहा था। बोझ भारी होने से चाल में कुछ तेजी थी, जिससे डरार पर झुके हुए दोनों ओर के खेतों में पोर से भर ऊपर उठी हुई फसलों के पत्ते बोझ की रगड़ से फड़फड़ाहट पैदा कर रहे थे। अपने खेत से लगभग 3 खेत निकल आने पर बड़ी सी खांची लिए बाला दूब के टपके बिन रही थी। किसी के डराड़ पर बैठे रहने पर भी बगल में कतर कर निकला जा सकता है, किंतु बाला ने अपनी बगल में दूब से भरी हुई खांची रख दी थी। सिर पर बोझ वाले आदमी के लिए खांची लांग कर आगे निकल जाना संभव न था। दुल की चाल में चलते हुए चंदन ने 10 कदम पहले से ही आवाज लगाई, कौन है रे? किंतु उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। बाला ने घूमकर पीछे की ओर ताका तक नहीं। चंदन बढ़ते हुए आवाजें लगाता रहा, किंतु बाला टस से मस न हुई और पहले की तरह खुरपी से घास छीलती हुई पास पहुंचकर चंदन रुक गया। डरार पर ही टपके बीनने थे और मिलते ही कहाँ हैं? नहीं मिलते तो राह रोक के बैठ जाओगी। तुम्हारी राह कौन रोक सकता है? मर्द बच्चा हो, खांची लांग के निकल जाते। कपार पर बोझा, राह में खांची लांगता फिरूं तब तो हो गया। तुमसे तो बतियाते भी डर लगता है। डर लगता है तो खेतों के बीच टपके बिनने क्यों आ गई? सुनो, बाला ने धीमे स्वर में कहा। सुनो क्या? सिर पर बोझा नहीं देखती? बस इतने में ही कांपने लगे। भारी लगता है तो द्वार पर पटकाओ। खड़ी होकर उसने चंदन के बोझ पर दोनों हाथ फैला दिए। रहने दे, रहने दे। दाएं हाथ से चंदन ने बाला का दाहिना कंधा पकड़कर उसे अलग हटाते हुए कहा, हटो, राह छोड़ो। नहीं, पहले की एक बात बता दो। क्या है? जल्दी पूछ। सब खेतों में मचान गड़ गई, तुम्हारे खेत में नहीं गड़ेगी क्या? जनेरे का खेत तो इस तरफ ही है, एक खेत के लिए क्या मचान गड़े? मैं तो पूरब खेतों में अगोरने जाता हूँ। 5 खेत सटे हुए हैं, एक ही आदमी से काम चल जाता है। अब तो बाली उगने लगी। उधर तो बानर सियार पहुंचते नहीं, लेकिन यहाँ तो सत्यानाश कर देते हैं। फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, मचान तो गाड़ दो, मैं ही रात को अगोर दिया करूंगी। तुझको तो खुद ही अगोरा जाता है, तो खेत अगोरेगी? चंदन ने मुस्कुरा कर कहा। बाला कुछ लजा कर बोली, मचान गाड़ के देख लो। एक बार बाला की ओर चंदन ने भेद भरी दृष्टि से देखा, फिर दाहिने पैर से आगे डरार पर पड़ी खांची बगल में सरकाकर आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद बाला भी आधी खांची घास लेकर लौट आई। महतारी ने पूछा, आज किधर निकल गई थी रे? यही बगल में डरार पर तो थी। बस आधी खांची ही लाई। धरती अभी बहुत नम है, घास के साथ माटी निकल रही है और खांची भैंस के आगे पटक कर वह मड़ई में घुस गई। चंदन का मन खेती में लगा। बाढ़ न आने से जनेरा के खेतों में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो मन में नए सिरे से उल्लास भरने लगा। गांव के चारों ओर के जनेरा के खेत दिन में एक बार वह घूमकर देख आता। पश्चिम की बारी वाले खेत की फसल अच्छी थी। ऊंचे पुष्ट पौधों में अन्य खेतों की अपेक्षा बालें लंबी चल रही थी। चंदन ने ओमकार से इस खेत में भी मचान गाड़ने की बात चलाई। खेत के मामलों में ओमकार पूरी तरह चंदन की बात मानता। कौन खेत बोया जाएगा, कौन पड़ती रहेगा, किस खेत में क्या बोया जाएगा, ये चंदन के मन की बात थी। किंतु हर काम में चंदन बड़े भाई की राय जरूर पूछ लेता। पश्चिम की बारी में मचान गाड़ने के लिए भी उसने ओमकार से पूछ लिया। मचान गड़ गई। जनेरा के घने खेत के बीच में चौड़े फूस की छाजन वाली ऊंची मचान चढ़ते समय मचर मचर करती थी। दोनों ओर की फूस की ओरियानियों को काफी नीचे तक लटका गया था। पानी की बौछार मचान पर सोए हुए को भिगो न सके। रात को खा पीकर चंदन उसी मचान पर चढ़ आया। पछुआ धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। आसमान में काले बादलों का बोझ सरेह पर झुकता जा रहा था। 1.5 पोर से ऊंची जनेरा जुनहरी की तनी हुई फसल को भादों की उस घनी अंधियारी रात में पछुआ झकझोरने लगी। रात के सूनेपन को भेदने वाली पौधों की सरसराहट बढ़ने लगी तो चंदन सिरहाने की चादर ओढ़कर बैठ गया। देह में बड़ी बेचैनी सी थी। तेज हवा के झोंके रह रहकर मचान को हिला देते तो लगती हुई नींद उचट जाती।
चंदन जोर जोर से सियारों को हुलकाने लगा। रात का सूनापन बढ़ता जा रहा था। एक ओर 2-3 बीघे पर लंबी चौड़ी पश्चिम की बारी, दूसरी ओर 20-25 बीघे पर नदी। पलानी में से पास वाली मठिया की लालटेन की रोशनी साफ दिखाई देती थी। मौनी बाबा नियम से रात को 11 बजे सोते थे। चंदन थोड़ी देर तक सियार और जानवरों को हुलकारता रहा। मन हुआ कि दूसरे खेत के मचान पर सोए। राम रतन को आवाज थे, लेकिन वह 4-5 खेत के बाद था। फिर पछुआ की सरसराहट में सुनाई ही कहाँ पड़ता था। थोड़ी देर के बाद चंदन ने फिर एक बार मठिया की ओर ताका तो मौनी बाबा की लालटेन बुझ गई। वह मचान पर लुढ़क गया, चादर को पैर और सिर के नीचे अच्छी तरह दबाकर ओढ़ लिया। जनेरा के पत्तों पर टपटपाहट होने लगी तो समझ लिया कि पानी शुरू हो गया। सोए सोए मचान के बाहर ने हाथ निकाला तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों से हथेली में जैसे चोटें लगने लगी। एकाएक मचान मचमचाने लगी। चंदन अंधकार में ही नीचे देखने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मचान का हिलना बढ़ता गया। कौन है? चंदन ने कड़े स्वर में पूछा। कहीं कोई आहट न मिली। चंदन करवट लेटकर सो गया। बूंदों के टपके बंद होने पानी की बौछार शुरू हो गई। मचान फिर हिलने लगी। करवट लेटे लेटे चंदन ने ही झुककर देखा। सफेद साड़ी पहने कोई औरत मचान पर चढ़ रही थी। चंदन पल भर को कांप कर बोला, कौन है रे? बाप रे बाप, एकदम सुन्न हो क्या? कब से मचान हिला रही हूं। ये नहीं होता कि तनिक नीचे उतर के देख लें। यही खेत अगोरने चले हो? कहती हुई बाला ऊपर चढ़ाई। अरे तुम यहां क्या करने आई हो? पानी और तेज हो गया। बगल से पानी की बौछार भीतर आने लगी तो बाला चंदन के पास और सरक गई। भीतर से दोनों किनारे से बंधे हुए टाट के पर्दों को चंदन ने गिरा दिया। तब पानी से थोड़ा सा बचाव हुआ। 8 दिन पहले कहाँ था? मचान आज गड़ी है? बाला ने पूछा। भादों की इस आधी रात की अनहारी बारी में कैसे निकली रे? तुझे डर नहीं लगा? हमको डर फर नहीं लगता। और घर के लोग? बाबू 3 दिन के लिए कहीं काम से गए हैं। माई की नाच बज रही थी। अगर जग गई तो? जाग भी जाएंगे तो क्या करेंगी? वह तो कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ना बोला करूं, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी तो हो जाए, जिससे मेरा मन मानता है बोलूंगी। बदनामी का डर है तो मेरी शादी कर दें, तेरी आंख की ओट हो जाऊंगी। एकाएक बड़े जोर से बिजली चमकी। बिजली की कौंध के हल्के से प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर इतने जोर की कड़क हुई कि वे डर बाला ने चंदन को कसकर पकड़ लिया। गरज के साथ पानी की बौछारें तेज होने लगी। मूसलाधार जल में इतनी तेजी आई कि बात करना कठिन हो गया। हवा तो थम गई। नींद खुली तो मौसम कुछ कुछ साफ हो गया था। पानी के उमड़े हुए बादल तो नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की झीसी पड़ रही थी। मचान पर बैठे बैठे ही उसने चारों ओर सरीह में नजर दौड़ाई। जुनरी, जनीरा और अरहर के पौधे रात के पानी की मार से जैसे पस्त होकर झुक गए थे। करीब करीब सभी खेतों में पानी भर गया था। नीचे पैर लटकाकर चंदन चाचर पर कुछ देर बैठा रहा। रात की बरसात मन में सिहरन भर देती थी। पोर पोर ढीले पड़ गए थे। रग रग की जकड़ खुल गई थी, किंतु देह में सुस्ती और नींद न आने से आंखों में कड़वाहट भरी हुई थी। जी चाहा फिर से लेट जाए, लेकिन माल गोरुओं को नींद से लगाने की देर हो रही थी। दरी, लाठी और ओढ़ने वाली चादर कंधे पर रख धीरे धीरे नीचे उतर गया। डरार पानी में डूबे हुए थे। निर्मल जल में डरार के ऊपर उठी हुई दूबों को रौंदता हुआ चंदन द्वार की ओर चला। बारी के बीच से बाला की मड़ई से सट कर रह गई थी। मड़ई के पास पहुंचा तो अनायास ही निगाह घूम गई। बाला नाद पर लगी भैंस को कुट्टी डाल रही थी। चंदन ने देखी हुई तो बाला के मुंह पर जैसे गुलाबी हंसी बिखर गई। चंदन फिर आगे बढ़ गया। चंदन द्वार पहुंचा तो ओमकार ने गोरुओं को नाद से लगा दिया था। लाठी दरी रखकर वह भूसी और जूट ले आने घर चल दिया था। घर पहुंचते ही गुंजा ने टोक दिया, आज तो देर हो गई, आंख लग गई थी क्या? हाँ, चंदन ने धीमे से कह दिया। बहुत धीरे से बोल रहे हो, आंखें तो चढ़ी हुई हैं। नींद नहीं आई क्या? आती भी कैसे? रात का पानी, बाप रे, बच्चे के भीग गए थे। एकदम सराबोर। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। लाओ भूसी दाना दो, हाथ मुंह धो के अभी द्वार से पलटता हूँ, बड़ी भूख लगी है, कोई बढ़िया चीज बना के रखे रहना। दाना भूसी देती हुई गुंजा उसका मुंह निहारती रही। ब्याह के बाद आज पहली बार वह खुलकर बोला, अपने की तरह आत्मीयता दिखाकर।
चंदन दूध लेकर लौटा तो जलपान तैयार था। मोटे मोटे घी में तले हुए 4 लिट और बड़ी सी गुड़ की एक भेली फोड़कर थाली में फैलाकर गुंजा ने चंदन के आगे सरका दी। चंदन खाने लगा। गुंजा ने सारा दूध औटने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। 4 लिट्टियां खाकर जब कटोरे भर गर्म दूध पेट में उतर गया तो पीछे के खंबे से पीठ टिकाकर चंदन बोला, अब जाके देह में जान आई। क्यों? आज क्या बात है? अब तक बेजान कैसे हो गए थे? देह ही तो है, डूबती उतराती रहती है। गुंजा के मुंह को ध्यान से देखते हुए चंदन बोला। चंदन की चितवन में गुंजा ने कुछ नयापन पाया, कोई भेद भरी दृष्टि। एक अजीब से जिज्ञासु भाव से वह चंदन को देखती हुई बोली, आज क्या बात है? कुछ नहीं, तुमने पूछा तो वैसे ही कह दिया था। सकल पदार्थ एही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब मेरी कौन कौन बात जानोगी? थोड़े दिनों में मेरा ब्याह होगा, मेरी औरत आएगी, मैं पूरा गृहस्थी बन जाऊंगा, फिर मुझ में नया क्या रह जाएगा? कभी रहा भी नहीं। जो था उसका मोल भाव करने वाला हाट उठ जाने के बाद आया और चंदन उठा चला आया। गुंजा वैसे ही मुँह ताकती रह गई। उसके बाद से भादों की प्रत्येक रात चंदन ने पश्चिम की बारी वाले जनेरा की खेत की मचान पर ही काटी। जनेरा की बालें पकने लगी तो रात में सियार और बंदर खेत पर अधिक चोट मारने लगे। रात में अब सोने को कम मिलता और गुरुवाई में जागना अधिक पड़ता था। चंदन ने बाला को मचान पर रोज रोज आने से मना किया। आखिर ऐसे कब तक चलेगा रे? जब तक चलता है चलने दो चंदन, लेकिन कुछ तो लोकलाज। लोकलाज तुम अपनी देखो चंदन, अपनी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो जब तक खेत नहीं कटता मचान पर आऊंगा ही, लेकिन तुझे तो अपने महतारी बाप का डर है। बाला मुंह बिचकाकर बोली, ये मेरा बाप नहीं है चंदन, और न इसको अपनी महतारी ही मानती हूं। क्या? हाँ, इस आदमी की खातिर इस औरत ने मेरे बाप को जहर दे दिया था। इसके कोख से जन्म लिया तो बाप के बाद में बेसहारा जाती कहाँ? बहुत नहीं, 7-8 साल की बात है। फिर ऐसे लोगों से मैं डरूं? जो मेरे मन को भाता है, चाहे जैसे हो पा लेती हूँ। दुनिया में कौन किसका होता है, सबको अपने अपने भाग के हिसाब से नाचना पड़ता है। आज 3 साल से तुमको देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो गुंजा के अलावा दुनिया में कोई चीज दिखाई ही नहीं देती। आखिर क्या मिला तुमको चंदन? जिसकी चीज थी उसके पास गई और तुम टुकुर टुकुर ताकते रह गए। जरूरत से अधिक मुंह बंद रखने से यही होता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? चंदन ने फिर बोला, जब तक चलता है चलेगा। जब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा बलिहार में रहूंगी। ब्याह कर लेंगे तो मैं भी किसी का हाथ पकड़ कहीं बस जाऊंगी। माई तो इसी साल के लिए कहती थी, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक मैं हाँ न करूं कहीं बात मत करना। चक्कर तो अच्छे अच्छे निटुओं के बेटे मारते हैं चंदन, लेकिन पहले का जन्म का इतना लगाव तुम्हारे साथ था तो बाला कहाँ जाती। चाह कर भी चंदन बाला से मिलना जुलना रोक न पाया। यद्यपि इस मिलने जुलने में दोनों बेहद सावधानी बरतते, किंतु बात ओमकार के कान तक पहुंच ही गई। 2-4 दिन तक ओमकार पतियाता रहा। उसके बाद बहुत सोच समझकर उसने गुंजा के आगे बात चलाई। गुंजा को कोई विशेष अचरज न हुआ और न उत्तर में वह ओमकार से कुछ बोली। तो ओमकार बोला, कुछ कहती नहीं हो? मेरे कहने न कहने से क्या होगा? घर के मालिक तुम हो, हानि लाभ तुम सोचो। जैसे तुम मर्द बच्चा हो वैसे वो भी तो है। देख सुन के सोचता हूं कि अब की लगन में उसका ब्याह कर देना चाहिए। मुझसे पूछते हो जैसे मेरी कोई कुंवारी बहन बची है। ओमकार मुस्कुराते हुए बोला, होती भी तो बिना चंदन की राय के इस घर में न ले आते। उसी समय बाहर से चंदन आ गया। ओमकार ने बात की दिशा बदल दी। गुंजा गेहूं फटकने में लग गई। चंदन के बैठते ही ओमकार ने पके हुए खेतों के कटवाने की बात छेड़ दी। पहले किधर के खेत कटेंगे चंदन? पक तो सभी गए हैं। पश्चिम की बारी वाले पर बानर सियार अधिक चोट मारते हैं, पहले वहीं कटवा दिया जाए। वैसे तुम्हारी मर्जी। हमारी मर्जी की बात नहीं है चंदन। घर गृहस्थी, नीमन बाउर, कुल खानदान की इज्जत के मालिक तुम हो। जो अच्छा समझो करो। जहां कोई बात समझ में ना आए हमसे पूछ लिया करो। किसी चीज की कमी पड़े तो बता दिया करो। बाहर तुम, भीतर तुम्हारी भौजाई। मैं तो बस कहने भर को हूं। 2-4 मिनट चुप लगाकर ओमकार फिर कहने लगा, एक बात पूछनी थी। हमसे? चंदन कुछ अचरज से बोला, हाँ, कई जगह से लोग बात चला रहे हैं। अगर कहो तो किसी अच्छे घराने से बातचीत करूं और फिर तुम्हारी ही राय से अगली लगन में तुम्हारा ब्याह हो जाए। अपना ब्याह किया था तो हमसे पूछा ही था।
हमारे ब्याह के लिए भी हम ही से पूछोगे? ब्याह तो तुम्हारा ही होना है, पसंद नापसंद तुम्हारी होनी चाहिए, ओमकार ने कहा। अब मेरी पसंद या नापसंद की बात नहीं रही भैया, जहां ले चलोगे चला चलूंगा, ब्याह तो करना ही है, बिना ब्याह के कब तक चलेगा, कहकर चंदन ओमकार की ओर देखने लगा। गुंजा ने फटकना बंद कर दिया था। चंदन के चितवन का सामना ओमकार न कर सका। ओमकार बातचीत के सिलसिले में बाला के संबंधों की ओर इशारा करना चाहता था, किंतु छोटे भाई की करुणा के आगे वह स्वयं ही चित्त हो गया। जो कुछ हमसे हुआ चंदन, ओमकार कहने लगा, अनजाने में हुआ, यह भी मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन क्या करूं, जो हो गया सो हो गया। मन में उसी एक बात का दुख लिए रहोगे तो आगे के दिन कैसे कटेंगे? तुम दोनों मुझसे छोटे हो, लेकिन पीछे का भूल बिसार के यदि खुश मन से नहीं रहोगे तो मेरे मन की कसक कभी दूर न होगी। अब भी तुम ही हो और मेरे बाद भी तुम्ही को घर संभालना है, लेकिन हमारे या तुम्हारे कारण वंश की प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठावे, ये न तुम सहोगे न मैं सहूंगा। मर्यादा बड़ी कठिनाई से मिलती है, जाते तो देर नहीं लगती। और ओमकार ने उठते हुए कहा, भौजाई से भी बात कर लो, उनकी आंख में कोई लड़की हो तो आपस में राय बात कर लो। गुंजा को जैसे आग छू गई। बलिहार के लोग डाकू होते हैं, डाकू। गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, गाजे बाजे के साथ गए थे भौजी, चोरी से नहीं गए थे। चंदन हंसने लगा। ओमकार भी उसी रो में बाहर निकल गया। ओमकार के निकलने के बाद घर का वातावरण और भी सरल हो गया। गेहूं फटकना बंद कर गुंजा उसकी मिट्टी बीनने लगी। बोने के लिए बीज बना रही थी, इसीलिए अधिकतर आंखें आगे धरती पर फैली हुई गेहूं की राशि पर गड़ाए रखनी पड़ती थी। आंगन में बिछी हुई ईंटें ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए हाथ से गेहूं को इधर उधर करने में सावधानी रखनी पड़ती थी। आगे के गल्ले में से दोनों हाथों से गेहूं अपने पास खींचती हुई गुंजा बोली, तो आजकल किधर के खेत में सोते हो? आज तक कभी गुंजा ने उस ढंग से प्रश्न नहीं किया। इससे चंदन थोड़ा सा सावधान हुआ और सतर्क हो शरारत भरी आंखों से गुंजा की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा? गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, आजकल किस खेत में सोते हो? अपने राम के लिए कहीं पलंग सेज तो है नहीं, जहां मन किया वहीं ढरक गए। तो क्यों नहीं पलंग सेज का इंतजाम करते? इंतजाम तो हो गया है भौजाई, लेकिन सेज तो सूली पर लगी है। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। ऐसी सेज की जल्दी क्या थी? जल्दी तो मैं जानता हूं, कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। बताओ ना। जादू में इतना तेज था कि देवर बरसाती नदी नाले में डुबकी लगाने लगे। कौन कहे कि देवर के लिए आसपास गंगा जी बह रही है? चंदन व्यंग से बोला। वैसे गंगा जी में खड़े हुए प्यास अगर नदी नाले के जल से ही बुझे तो क्या करे, कोई प्यासा ही मर जाए। गेहूं बीनते हुए गुंजा के हाथ एकाएक रुक गए। वो अजीब सी चितवन से चंदन को देखने लगी। उत्तर में चंदन वैसे ही देखता रहा। अगल बगल के वातावरण में अनजाने ही जैसे कुछ भरता जा रहा था। किंतु हमने सोचा था चंदन। गुंजा सामने की बरड़ी की ओर देखती हुई बोली, देह तो अपने काबू में न रही, लेकिन मन तो। जिसकी देह चली जाती है उसका मन भी चला जाता है गुंजा, सब कहने की बातें हैं। जिस देह के कारण भाई भाई पर संदेह करे, उस देह के पीछे मन को बांधे रखने से बाघ वन की रक्षा कैसे होगी? जैसे तपते हुए लाल छड़ से कोई दाग दे। गुंजा तिलमिला उठी। क्या कहा? एक ही रास्ता रह गया था गुंजा, या तो मैं घर छोड़ के चला जाता, सो तुम्हें छोड़कर जाना मेरे बस की बात न थी, और नहीं यहाँ रहना था तो भैया के मन का संदेह मिटाने के लिए पश्चिम की बारी वाली मचान पर लगातार कुछ दिन तक रात में खेत अगोड़ने के अलावा और कुछ चारा नहीं था। मैं चाहता था कि भैया इसे जान जाएं, कम से कम तुम पर तो किसी प्रकार उसके मन में मैल ना आवे। मेरे आगे कोई दूसरा उपाय रह नहीं गया था गुंजा। चंदन? गुंजा भीतर ही भीतर तिलमिला गई। कौन जाने, चंदन आहत हो बोला। आगे कभी और क्या क्या भोगना है, लेकिन तुम्हारा मुंह देखता हूं तो मुंह से निकलने वाली बात को कोई हाथ रख के बंद कर देता है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम्हारा ब्याह किसी और गांव में हो गया होता तो क्या होता। थके हारे याद आती है तो मन में फिर भी संतोष होता है कि भौजाई ही बन के सही इस घर में आंखों के सामने तो हो। चुप लगाकर चंदन ने सामने से दृष्टि हटाकर गुंजा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों की धार बह रही थी। आंसू गालों से ढरक कर आगे के आंचल पर टप टप गिरते जा रहे थे और गेहूं की बिखरी राशि में आंखें गड़ाए क्षितिज में वह कहीं दूर देख रही थी।
और तुम चाहती हो कि मेरा ब्याह तुम्हारे गांव की सखी सरला से हो जाए? चंदन उसी टूटी रौ में कहने लगा। हमारी तुम्हारी बातें उससे छिपी नहीं हैं। कल को वह तुम्हारी देवरानी बन के आएगी, 2 दिन बाद घर की मालकिन बनना चाहेगी, खटपट होगी, बाट बखेर का सवाल उठेगा, इस आंगन में बंटवारे की दीवार खींचेगी। तब तुम न रोक पाओगी न मैं। फिर क्या होगा? तो क्या मेरी वजह से विवाह ही नहीं करोगे? ब्याह नहीं करूंगा तो इस घर में इस तरह कब तक रह पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं। जवार में बहुत सी लड़कियां हैं, किसी भी गांव में मेरा ब्याह हो सकता है। गुंजा वैसे ही बरेड़ी की ओर ताकने लगी। चुप लगा चंदन गुंजा से सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। 2-3 मिनट तक कोई भी नहीं बोला तो चंदन ने स्वयं ही मौन तोड़ा। कुछ बोलो। क्या बोलूं चंदन? मैं किस लायक हूं जो बोलूं? ब्याह हुआ था तो यही सोच के मन को संतोष दिया था कि किसी मनचाही लड़की को तुम्हें सौंप दूंगी, देख रेख खुद करूंगी। लेकिन जब से बाला वाली बात सुनी है तो मन से कुछ खौलने सा लगा है। लगता है मेरी धरोहर कोई लेके भाग रहा है। चंदन न जाने कैसा लगता है। अब अंदाज लगाओ गुंजा कि तुम्हारा ब्याह जब भैया से हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा। तब से आज तक मैं कैसे रहता आया हूं, और आज थोड़ी भूख प्यास लगी तो। नहीं चंदन, बाला से बोलने को मैं मना नहीं करती हूँ। मुर्दे की देह पर 2 मन न 4 मन, यह अपने स्वार्थ की बात है। बहुत हुआ, मेरे कारण अधिक दुख न भोगो। उपदेश देना तो सबको आता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो सब कुछ अपने पर ही आ पड़ता है। क्या आ पड़ता है? यही कि ये सब आखिर मेरे ही कारण तो हुआ या हो रहा है। हमारे या तुम्हारे मन के ताप को तो कोई ना देखेगा चंदन, लेकिन बाला से बोलने बतियाने पर सभी उंगली उठा देंगे। कुल की लाज मर्द औरत दोनों के हाथों रखी रहती है। ये सोचती हूँ कि मन को तो बोध नहीं होता। तो ठीक है, तुम्हारे मन को जिससे बोध हो आज से चंदन वही करेगा, लेकिन एकाएक नहीं गुंजा, धीरे धीरे। अब सांझ हो गई है, जाता हूँ। द्वार पर बहुत काम है, भैया हो न हो। कहता हुआ चंदन बाहर निकल गया।